हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जानेंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ, कहाँ तक इसका विकास फैला था और ये सभ्यता कब आई। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता हमारी लगभग 5000 ईसा पूर्व पुरानी है। मेसोपोटामिया की सभ्यता हमारी इराक के पश्चिमी एशिया के इराक में स्थित थी। जो आज इस इराक है वहाँ उस समय वहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई। मेसोपोटामिया सभ्यता शब्द का अर्थ मेसो धन पोटामिया दो शब्दों से मिलकर बना है। मेसो का अर्थ है मध्य और पोटामिया का अर्थ है नदी। ये दोनों शब्दों से मिलकर बना है मेसो धन पोटामिया, जिसका अर्थ है मध्य और नदी, अर्थात दो नदियों के बीच की भूमि। इसका मतलब है कि दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता था, कि दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता हमारी विश्व की सबसे पहली सभ्यता है। इससे पहले और कोई सभ्यता नहीं आई, ना ही सिंधु सभ्यता आई, ना ही मिस्र की सभ्यता। ये सब इसके बाद की सभ्यता है। सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मतलब ये कह सकते हैं कि मानव ने अपना स्थायी आवास रहने का सबसे ज्यादा स्थायी आवास मेसोपोटामिया की सभ्यता में स्टार्ट किया। यह सभ्यता हमारी ग्रामीण थी, मतलब यहाँ के जो लोग थे वो ग्रामीण तरीके से अपना जीवन यापन करते थे। इस सभ्यता में इन लोगों का मुख्य आधार कृषि था। मेसोपोटामिया की सभ्यता हमारी यूफ्रेटस और टिग्रिस, ये इन दो नदियों के बीच की भूमि पर स्थित थी। ये मेसोपोटामिया का अर्थ था ना कि नदियों के बीच के भूमि पर। तो यह हमारी यूफ्रेटस और टिग्रिस, जिसे दज्ला और फरात कहते हैं, इन दो नदियों के बीच में स्थित थी। ये लोग का मुख्य आधार कृषि था और उस समय वो भूमि, मेसोपोटामिया की भूमि उपजाऊ थी। यह उपजाऊ भूमि थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता अध्ययन की दृष्टि से इसे 4 भागों में बांटा गया: सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता और कैल्रिया की सभ्यता। सुमेरियन की सभ्यता हमारी मेसोपोटामिया में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियों के मुहाने पे, बेबीलोन की सभ्यता में इन नदियों के बीच में, तथा असीरिया की सभ्यता में इन नदियों के उत्तर में स्थित थी। इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर मेसोपोटामिया की सभ्यता बनती है। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग पूजा पाठ करते थे, देवी देवताओं की पूजा पाठ करते थे। इस सभ्यता के लोग पूजा पाठ से प्रचलित थे और ये भगवान को मानते थे, देवी देवताओं को, और ये लोग मंदिरों को जिगुरत कहते थे। यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता का पतन जो है वो सिकंदर के द्वारा मेसोपोटामिया की सभ्यता का पतन हुआ। मतलब सिकंदर ने मेसोपोटामिया की सभ्यता का विनाश किया और ग्रीक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। ग्रीक संस्कृति को मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों पर थोपा और मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो अंत है वो सिकंदर के द्वारा हुआ। अब ये सिकंदर जो था वो कहाँ का रहने वाला था और कहाँ पे था? तो सिकंदर, बेबीलोन में सिकंदर का मकबरा था। बेबीलोन से बहुत 3-4 क्वेश्चन आएंगे। बेबीलोन बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहला तो सिकंदर का मकबरा कहाँ था, तो बेबीलोन में। दूसरा, बेबीलोन में ही झूलता हुआ बगीचा है, झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में है। और तीसरा है बुके फराल, सिकंदर का जो घोड़ा था उसकी मृत्यु बेबीलोन में ही हुई थी। घोड़े का नाम है बुके फराल, उसकी मृत्यु बेबीलोन में ही हुई थी। तो मेसोपोटामिया में मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था और इसका अंत सिकंदर के द्वारा हुआ। और यहाँ सिकंदर का मकबरा कहाँ था? बेबीलोन में। तो दोस्तों, अब हम मिस्र की सभ्यता के बारे में जान लेते हैं कि मिस्र की सभ्यता कहाँ स्थित है। तो मिस्र की सभ्यता अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। अफ्रीका के उत्तरी भाग में, जो नील नदी के किनारे स्थित है। तो नील नदी के किनारे अफ्रीका के उत्तरी भाग में मिस्र की सभ्यता स्थित है, जिसका आधुनिक देश अब मिस्र के नाम से जाना जाता है। आधुनिक देश को अब मिस्र के नाम से जाना जाता है। मिस्र की सभ्यता हमारी लगभग 3100 ईसा पूर्व
पुरानी है। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, तो लगभग 3100 ईसा पूर्व पुरानी है। यह सभ्यता हमारी सिंधु सभ्यता से भी पुरानी है और यह मेसोपोटामिया के बाद की सभ्यता है। मिस्र की सभ्यता प्रसिद्ध किस लिए है? सबसे ज्यादा जो मिस्र की सभ्यता वो प्रसिद्ध किस लिए? तो यह सभ्यता हमारे गीजा के पिरामिडों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा यह प्रसिद्ध है पिरामिडों के लिए। और पिरामिडों में भी सबसे जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो है, सबसे महत्वपूर्ण पिरामिड गीजा का पिरामिड है। गीजा के पिरामिड के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अब ये देख लेते हैं कि पिरामिड होते क्या है। तो पिरामिड जो होते हैं वो पहाड़ों की तरह होते हैं, त्रिकोने मतलब ऐसे ट्राइंगल के शेप में, ऐसे ट्राइंगल के शेप में बड़े बड़े पहाड़ होते हैं जो बिल्कुल एक ट्राइंगल के शेप में ही होते हैं। हर जगह से इनका हर छोर बराबर होता है। तो पिरामिड ये होते हैं। अब देख लेते हैं पिरामिड दिखते कैसे हैं। अब ये मिस्र के पिरामिड की इमेज है। जो ये मिस्र का पिरामिड है, ये देखो बिल्कुल ट्रायंगुलर त्रिभुज के आकार का है, हर जगह से एक ही शेप में है। और ये पिरामिड बहुत बड़े बड़े होते थे, ये देखने से ही पता चल रहा है। ये जो लोग हैं देखो बहुत छोटे छोटे हैं, कितने छोटे, और इनसे कितना ऊंचा ये पिरामिड है। बहुत बड़े बड़े पत्थरों के बनाए जाते थे। और जो मिस्र के लोग हैं वो बहुत डेवलप थे। देखो इसलिए डेवलप थे क्योंकि उस समय में उन लोगों ने इतने अच्छे पिरामिडों के निर्माण किया था। मिस्र का पिरामिड में कहा जाता है कि जो भी लोग वहाँ के मर जाते थे तो वह यहाँ दफनाए जाते थे, फिर ऊपर से ये शेप बनाई जाती थी। और ये जो पिरामिड है और कहीं नहीं है, मिस्र में ही है, इसलिए यह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मिस्र में पिरामिडों के लिए प्रसिद्ध था। मिस्र का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पिरामिड गीजा का पिरामिड था। और जो गीजा का पिरामिड था वो मिस्र की काहिरा राजधानी में था। मिस्र की काहिरा राजधानी में था। गीजा का पिरामिड सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक था और वहाँ बहुत सारे पर्यटक घूमने जाते हैं उस जगह पे। वो एक घूमने के बहुत ज़्यादा अच्छा स्थान है। वैसे तो बहुत सारे पिरामिड है, लेकिन गीजा के पिरामिड इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ के यहाँ के राजा खुफू इसमें इस पिरामिड में जो राजा थे खुफू, यहाँ के शासक, तो इस पिरामिड में इनकी जो डेड बॉडी है वो दफन है तो, और पिरामिडों में तो डेड बॉडी दफन होती है, तो यहाँ पे इनकी डेड बॉडी है, इसलिए ये बहुत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पिरामिड है। और जो मिस्र के राजा थे वो फिरौन थे मिस्र के राजा। और मिस्र को नील नदी का एक क्वेश्चन है कि मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। अब मिस्र को नील नदी की देन क्यों कहा जाता है? क्योंकि मिस्र के लोग नील नदी को एक भगवान की तरह पूजते थे। जैसे भारत के लोग अपने गंगा नदी को मानते हैं, वैसे ही नील नदी को मिस्र के लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि नील नदी से वहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी। तो ये लोग नील नदी को बहुत ज़्यादा पूजते हैं। और मिस्र के लोग देवी देवताओं की भी पूजा पाठ करते हैं, और जिंदों में भी ये बहुत ज़्यादा मानते हैं वहाँ के लोग जिंद को। और मिस्र में जो सबसे ज़्यादा ये सूर्य देवता की पूजा करते हैं। तो प्राचीन मिस्र के में जो प्रधान देवता है वो सूर्य देवता है, तो सबसे ज़्यादा सूर्य देवता को मिस्र के लोग जानते हैं। मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। अब ये नील नदी की देन किसने कहा? तो मिस्र को नील नदी की देन हेरोडोटस ने कहा, और हेरोडोटस को ही हम इतिहास का जनक कहते हैं। तो मिस्र को नील नदी की देन हेरोडोटस ने कहा। मिस्र में इथियोपी, एक है नूबी। इथियोपी, नूबी और नीलियम, ये तीन जाति के लोग रहते थे। इन तीन जाति के लोगों से मिस्र की सभ्यता बनी है। मिस्र की सभ्यता में एक काम था, मिस्र की सभ्यता में जो लोग मर जाते थे तो उनके ऊपर मिस्र के लोग रसायन केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मानते थे। तो जो मिस्र के लोग थे वहाँ जब मर जाते तो उनकी डेड बॉडी पे एक वो लेप लगा देते थे, रासायनिक लेप। उनकी डेड बॉडी पे रासायनिक लेप लगा के एक कपड़े से बांध के एक ताबूत में बंद कर देते थे, जिसे मम्मी कहा जाता था। मम्मी का नाम सुना होगा, मम्मी कहा जाता था। तो वो क्या करते थे, एक ताबूत में
एक ताबूत में रासायनिक लेप लगा के उनके ऊपर कर देते थे। तो जो मिस्र के लोगों की डेड बॉडी थी वो गलती नहीं थी, मतलब जैसे आजकल क्या है ना कि अब कोई किसी की भी डेड बॉडी हो तो वो गल जाएगी 2 ही दिन में, लेकिन वो एक ऐसा रासायनिक लेप लगाते थे कि उनकी जो डेड बॉडी है वो सालों साल करोड़ों साल रखी रहती थी। थोड़ी बहुत डैमेज होती थी लेकिन पूरे तरीके से उनका जो शरीर है वैसे ही रहता था। तो ये लोग मम्मी ताबूत में बंद कर देते थे। तो मिस्र जो था वो पिरामिड से ज़्यादा प्रसिद्ध था और मम्मी से ज़्यादा प्रसिद्ध था। नील नदी की देन कहा जाता था मिस्र को। और गीजा के पिरामिड के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। अब जानते हैं रोमन सभ्यता के बारे में। रोमन सभ्यता हमारी इटली की सभ्यता है। यह हमारे यूरोप के रोम नगर में थी। रोम नगर से ही इसका नाम रोमन पड़ा है। और यह रोमन सभ्यता हमारी 600 ईसा पूर्व पुरानी थी। यह हमारे टाइबर नदी के लैटिनम नगर में थी। उस लैटिनम नगर के कारण ही या वहाँ के लोग लैटिन भाषा बोलते थे, तो लैटिनम से लैटिन शब्द पड़ा है, तो वहाँ के लोग लैटिन भाषा बोलते थे। यह सभ्यता उस समय की सबसे विकसित सभ्यता थी। सबसे विकसित सभ्यता क्यों? क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा विकास इस सभ्यता का हो गया था। बहुत बड़े बड़े शहर बन गए थे, इसलिए यह सभ्यता बहुत ज़्यादा विकसित थी। इस सभ्यता का सबसे ज़्यादा विकास जो हुआ वो यूरोप के भूमध्य सागर के पास हुआ। सबसे ज़्यादा विकास यूरोप के भूमध्य सागर के पास हुआ। यह सभ्यता हमारे 3 महाद्वीपों पे स्थित थी। 3 महाद्वीप महाद्वीप क्या होता है? महाद्वीप होता है कि एक जगह एक बड़ा सा क्षेत्र है, उसके चारों ओर पानी हो तो वो महाद्वीप होता है। तो 3 महाद्वीप मतलब एक जैसे ये एक शहर है, उसके सारा जरा पानी, फिर ये इसके पूरे जगह समुद्र वगैरह, इसके पूरे जगह पानी। तो ये 3 महाद्वीपों में यह सभ्यता थी। एक ही सभ्यता 3 महाद्वीप में। बाकी तो कौन कौन से महाद्वीप थे? पहले तो अधिकांश यूरोप में यह सभ्यता थी, उसके बाद पश्चिमी एशिया में, और उसके बाद उत्तरी अफ्रीका। ये 3 महाद्वीप में रोमन सभ्यता थी। रोमन सभ्यता के 2 मेन राजा थे। एक थे राजा जूलियस सीजर और अगस्टस। राजा जूलियस सीजर की जो हत्या थी वो मंत्रिमंडल द्वारा हुई, वहाँ के मंत्रियों के द्वारा उनकी हत्या हुई। फिर दूसरा है अगस्टस। रोमन सभ्यता में राजा, सभा और सीनेट 3 लोग थे। राजा होते थी, सभा भी होती थी और सीनेट भी। उस समय और जूलियस सीजर वहाँ के जो राजा थे उनका एक नाटक था। जूलियस सीजर के राजा का नाटक था विलियम शेक्सपियर। ये नाटक इन्होंने लिखा, विलियम शेक्सपियर नाटक था। और जो भारत का विलियम शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत के विलियम शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत का विलियम शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का विलियम शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। तो ये रोमन सभ्यता उस समय की सबसे विकसित सभ्यता। रोमन सभ्यता के बाद वाली जो सभ्यता थी वो थी फारस की सभ्यता। फारस की सभ्यता लगभग 500 ईसा पूर्व पुरानी थी। फारस की सभ्यता ईरान में थी और फारस की सभ्यता और रोमन की सभ्यता दोनों समकालीन थी। मतलब वो 600 ईसा पूर्व और ये 500 ईसा पूर्व, तो मतलब एक ही टाइम में चल रही थी अलग अलग जगह की सभ्यता। रोमन की सभ्यता इटली में थी और फारस की सभ्यता ईरान में। फारस के लोग थे वो आग की बहुत ज्यादा पूजा करते थे, अग्नि की बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते थे, सूर्य देव की पूजा पाठ करते थे। और जो फारस के लोग थे बहुत शांति प्रिय थे, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। फारस के लोगों का धर्म था, ये धर्म पारसी धर्म को अपनाते थे। तो जो फारस के लोग थे वो पारसी धर्म को अपनाते थे। इस सभ्यता का अंत सिकंदर के द्वारा हुआ और उसके बाद ईरान में एक इस्लामिक रेवोल्यूशन आया जहाँ पे शिया और सुन्नी की लड़ाई चल रही थी। तो उस लड़ाई में फारस के जो लोग थे, उस लड़ाई में फारस के लोग बिखर गए, ईरान के लोग बिखर गए और वो ईरान से भागकर भारत के कुछ लोग गुजरात में और कुछ लोग महाराष्ट्र में चले गए। कुछ लोग गुजरात में चले गए लड़ाई से बचकर और कुछ लोग एमपी महाराष्ट्र में चले गए।
उस लड़ाई में, और उसके बाद इस सिकंदर के द्वारा इस सभ्यता का अंत हो गया। तो फारस की सभ्यता भी बहुत विकसित थी। उसके बाद आई स्पार्टा की सभ्यता। स्पार्टा की सभ्यता सबसे विकसित सभ्यता थी और छोटी सी सभ्यता थी। तो एक छोटे से जगह में, ग्रीस के एक छोटी सी जगह में स्पार्टा की सभ्यता थी। और यह सभ्यता प्रसिद्ध किस लिए थी? सैनिकों के लिए। वहाँ के सैनिक, स्पार्टा के सैनिक बहुत ज्यादा बहादुर थे, तो बहादुर सैनिकों के लिए प्रसिद्ध थे। अब ये बहादुर सैनिक थे क्यों प्रसिद्ध थे, इसका अब जान लेते हैं। जो स्पार्टा के जो 300 सैनिक थे, स्पार्टा के 300 सैनिक ने मात्र लड़ाई में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को हरा दिया। अब देखो 300 और 20,000 कितना फर्क है, लेकिन इतने बहादुर थे कि इन्होंने 300 सैनिकों ने, मात्र 300 सैनिकों ने 20,000 सैनिकों को हरा दिया। और जो स्पार्टा के सैनिकों 300 सैनिक लियोनाइडस के नेतृत्व में थे। वहां का राजा था स्पार्टा का लियोनाइडस, तो उसके नेतृत्व में लड़ रहे थे। और ग्रीस के राजा था, वो था जर्क्सिस। उस ग्रीस का राजा जर्क्सिस के नेतृत्व में हार गए। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद जर्क्सिस ने धोखे से लियोनाइडस को हरा दिया। लियोनाइडस को धोखे से मार दिया, मतलब पीछे से वार करके मार दिया। तो फारस की सभ्यता, फिर आई स्पार्टा की सभ्यता। तो फारस की सभ्यता किस लिए थी? फारस की सभ्यता शांति प्रिय लोग थे और यहाँ के लोग बहुत ज्यादा लड़ने वाले थे, मतलब बहुत ज्यादा लड़ाई युद्ध वगैरह करते थे। अब हम चीन की सभ्यता के बारे में जानते हैं। चीन की सभ्यता को पीली नदी की सभ्यता भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है पीली नदी की सभ्यता। चीन की सभ्यता हांगो नदी और चांगजियांग नदियों के किनारे बसी है। हांगो नदी और चांगजियांग नदियों के किनारे, कौन सी? हांगो और चांगजियांग नदियों के किनारे बसी है। चीन की सभ्यता की भूमि बहुत उपजाऊ थी। ये लोग कृषि भी बहुत अच्छे से करते थे और वैज्ञानिक रूप से भी बहुत ज्यादा प्रबल थे। ये लोग को कामकाज बहुत ज्यादा कामकाज में बहुत ज़्यादा वो थे, डेवलप हो गए थे। और ये लोग व्यापार वगैरह, कृषि वगैरह करते थे। ये लोग आत्मनिर्भर थे। और चीन की सभ्यता को चीन का शोक भी कहते हैं। चीन का शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती थी, तो बाढ़ आने के कारण इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। इस सभ्यता का जन्म मंगोल जाति ने किया, तो मंगोल जाति के लोग यहाँ पे बसे, तो यह चीन की सभ्यता है। चीन की सभ्यता को हम पीली नदी की सभ्यता भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है पीली नदी की सभ्यता। यह सभ्यता हमारी हांगो नदी और चांगजियांग नदियों के किनारे स्थित है। हांगो नदी और चांगजियांग नदियों के किनारे स्थित है। चीन की सभ्यता की भूमि बहुत उपजाऊ थी। इस सभ्यता को हम चीन का शोक भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत बाढ़ आने के कारण इसका नाम चीन का शोक भी कहा जाता है। चीन की सभ्यता लगभग 5,000 ईसा पूर्व पुरानी है। यह सभ्यता हमारे रोमन और फारस की सभ्यता से पुरानी, लेकिन मिस्र और मेसोपोटामिया की बाद की सभ्यता है। चीन की सभ्यता की जो जाति है वो मंगोल जाति के लोग यहाँ पे बसे। अब हम फिर से इन सभी सभ्यताओं के बारे में रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जाना था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता हमारे एशिया के पश्चिमी भाग में स्थित है। पहली सभ्यता है ग्रामीण सभ्यता। यहाँ पे कृषि है और फसलें बहुत उपजाऊ हैं। दो नदियों के बीच में यूफ्रेटस और टिग्रिस, जिन्हें हम दजला और फरात नदियों के नाम से भी जाना जाता है। यह 4 भागों में बटी है। सुमेरियन, बेबीलोन, असीरिया और कैटिया, इन 4 भागों में बटी है। बेबीलोन से बहुत क्वेश्चन मेन आते हैं, जो है झूलता हुआ बगीचा कहाँ है? बेबीलोन में। और एक सिकंदर का मकबरा भी बेबीलोन में। तो ये कुछ क्वेश्चन आते हैं मेन। इसका विनाश सिकंदर के द्वारा हुआ था और ये लोग मंदिरों को जुगरत कहते थे। मेसोपोटामिया हमारे 2 शब्दों से मिलकर बनी है, मेसोधन पोटामिया, जिसका अर्थ है 2 नदियों के बीच में स्थित सभ्यता। अब दूसरी है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता हमारी लगभग 3100 ईसा पूर्व पुरानी है। मिस्र की सभ्यता हमारी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी पिरामिड के लिए। उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था गीजा का पिरामिड। और दूसरी थी मम्मी के लिए प्रसिद्ध थी। मम्मी, ये हमारी ये फोटो में ये दिख रही है, ये मम्मी है। तो इसमें क्या करते थे, जो लोग मर जाते थे तो उनकी
जो डेड बॉडी है उस पे रासायनिक लेप लगा के एक लकड़ी के ताबूत में कपड़े से ढककर एक लकड़ी के ताबूत में बंद कर देते थे। तो ये ताबूत है, तो इसमें डेड बॉडी को रख देते थे। तो मिस्र की सभ्यता मम्मी के लिए प्रसिद्ध थी। उस लेप के कारण इन लोगों की जो डेड बॉडी थी वो खराब नहीं होती थी, कभी सड़ती नहीं थी। मिस्र की सभ्यता को हम नील नदी की देन कहते हैं। नील नदी की देन क्यों? क्योंकि ये लोग नील नदी को गंगा की तरह पूजते थे। जैसे यहाँ के लोग गंगा को पूजते हैं, ये लोग नील नदी को, क्योंकि उस नदी के कारण वहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी। यह सभ्यता हमारी रेगिस्तानों में स्थित थी और यहाँ रासायनिक शास्त्र बहुत सघन था। केमिस्ट्री की खोज यहीं पे हुई थी। अब हम रोमन सभ्यता के बारे में जान लेते हैं। रोमन सभ्यता हमारी इटली में थी और 600 ईसा पूर्व पुरानी थी। सबसे विकसित सभ्यता थी ये उस समय की। नगर नगर नियोजन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी, क्योंकि ये देखो, ये फोटो में ही देख रहे हैं कितना अच्छा, मतलब वो बनाया गया है सिस्टमेटिक। तो ये नगरों नियोजन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी। रोम में ये सभ्यता थी, इसलिए इसका नाम रोमन पड़ा है। और इसमें जो दो राजा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, राजा जूलियस सीजर और अगस्त। जूलियस सीजर गरीब परिवार से था, उसकी जो मृत्यु थी वो मंत्रिमंडल द्वारा हुई। यह हमारे इस सभ्यता ने भूमध्य सागर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। और इस जूलियस सीजर में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका नाटक किसने लिखा? जूलियस सीजर नाटक है वो विलियम शेक्सपियर ने इसका नाटक लिखा था। तो ये हमारी रोमन सभ्यता है। अब आई फारस की सभ्यता। फारस की सभ्यता हमारी वर्तमान ईरान की सभ्यता थी। इस सभ्यता ने अरब प्रायद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। यह सभ्यता हमारी फारसी सभ्यता थी और इसका जो धर्म था वो पारसी था, मतलब वहाँ के लोग पारसी थे। इस सभ्यता का अंत सिकंदर के द्वारा हुआ और यह सभ्यता हमारी वर्तमान ईरान की सभ्यता और यह रोमन सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी। उसके बाद स्पार्टा की सभ्यता आई। स्पार्टा की सभ्यता बहादुर सैनिकों के लिए प्रसिद्ध थी और यह सभ्यता एक ग्रीस के पास थी। इसमें लियोनाइडस के नेतृत्व में मात्र 300 सैनिकों ने ग्रीस के 20,000 सैनिकों को हरा दिया था, इसलिए यह सभ्यता प्रसिद्ध थी बहादुर सैनिकों की वजह से। फिर आई चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता लगभग 5,000 ईसा पूर्व पुरानी थी। हांगो नदी के किनारे यह सभ्यता बसी हुई थी। इस सभ्यता को हम चीन का शोक भी बहुत कहा जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि चीन की सभ्यता को चीन का शोक क्यों कहा जाता है? इसे चीन का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई बार यहाँ पे बाढ़ आई, तो बाढ़ आ जाती है। इस बाढ़ आने के कारण इसे चीन का शोक कहा जाता है और यह यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी। इसकी अगली वीडियो में हम मतलब मिट्टी के बर्तन और ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे।